कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, वो हर योजना जवाहरलाल नेहरू, हर योजना इंदिरा गांधी, हर योजना राजीव गांधी, इसलिए इनके बारे में लोग खूब सारी बातें जानते हैं। वरना कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। आप कितने लोग जानते हो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में? बस इतना ही पता है कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पूरा नाम ही नहीं पता। वरना जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो हम अभी जानते हैं, पापा कौन थे, मम्मी कौन थे, दिवस कब मनाया जाता है। जिसके बारे में बताया जाएगा सरकारों द्वारा उसी के बारे में पता रहेगा, जिसके बारे में नहीं बताया जाएगा उसके बारे में पता। देवगौड़ा भी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, पर देवगौड़ा के बाद में आगे हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि देवगौड़ा की पीढ़ियों ने तो राज किया नहीं। देवगौड़ा की पार्टी आगे प्रधानमंत्री और बनाती तो देवगौड़ा के बारे में कुछ ना कुछ लिखवा देते। मत और तो शास्त्री जी के बारे में कितने जानते हैं? यदि शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ना हो तो शास्त्री जी की जयंती याद नहीं रहे। अक्सर कई बार लोग कहते हैं देखो महात्मा गांधी के चक्कर में शास्त्री की जयंती भुला दी गई। मैं कहता हूं भला मानो 2 अक्टूबर को है, महात्मा गांधी के चक्कर में शास्त्री जी की याद हो गई, वरना महात्मा गांधी की तो मनाते। शास्त्री की यदि 2 की जगह 7 या 10 होती, शास्त्री की कोई नहीं जानता। लोग बताओ फिर देखे कि अपने नरसिम्हा राव की जयंती कितने लोग जानते हैं कि कब आती है जयंती, देवगौड़ा की जयंती कब आती है, आई के गुजराल की जयंती कब आती है? प्रधानमंत्री तो बने थे भारत के, तो वैसे शास्त्री जी बन के रह जाते। पता उन्हीं के बारे में चलता है जिनके बारे में सरकारों द्वारा बताया जाता है। आज सरकारें यह है, उस टाइम की सरकारें वो थी। आई बात सिंपल सी। ये मैं कहता हूं बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में फिर भी योजना वगैरह शुरू हो गई, वरना वाजपेयी को नहीं जानते आगे आने वाली पीढ़ी कि कौन था कौन नहीं था। तो जब आपकी पीढ़ियां, आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा राज करेगी तभी आपके बारे में चीजें पता चलेगी, वरना चीजों को पता। ये बीजेपी आई तो बीजेपी ने योजना निकाली दीनदयाल उपाध्याय, तो लोगों ने कहा है कौन है, हम तो जानते ही नहीं। तो बीजेपी का नहीं साहब, पहले हमारी पार्टी थी जनसंघ, और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय थे। तो इतने साल तक हमने नहीं जाना, बीजेपी ने कहा इतने साल हमारा राज ही नहीं था, राज कांग्रेस का था, कांग्रेस का रास्ता। तो कांग्रेस दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर क्यों चलाएगी योजना? ये बीजेपी एक योजना बता दो इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे चलाती हो तो। मैं कहता हूं इनका यदि 50 साल और लगातार रह जाए तो राजतंत्र जैसा नहीं, लोकतंत्र चेंज हो सकता है, 5 साल बाद में चेंज हो जाए। यदि राजतंत्र हो और आगे इन्हीं का राज रहे तो लोग भूल जाए इंदिरा गांधी राजीव गांधी नाम के लोग इस दुनिया पर पैदा हुए थे। सारी बिल्डिंग खत्म कर दो, नए नाम लगा दो वहां पर, इतने में खत्म हो जाएगी चीजें अपने आप में। तो आगे चंद्रसेन की पीढ़ियां राज नहीं कर पाती है, इसलिए चंद्रसेन के बारे में जानकारियां नहीं है। उदय सिंह की पीढ़ी ने राज किया और वो मुगलों के सहयोगी थे। चंद्रसेन मुगलों का क्या था, इसलिए चंद्रसेन क्या कहा जाता मारवाड़ का, है ना। ये तो रेऊ है जो इसको बाहर निकाल रहा है, वरना तो भूला हुआ ही रहता। बीएन रेऊ नहीं आते, और बीएन रेऊ यदि चंद्रसेन वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो कुछ भी पता ही नहीं चलता हमें चंद्रसेन के बारे में क्या। अभी तक भी चंद्रसेन के बारे में खूब सारी चीजें हैं जिनके बारे में कोई जानकारियां नहीं, और अपने डंके डंके इतिहासकार इतनी मूर्ख बातें करते हैं जिसकी हद नहीं। अक्सर मैं बड़ा यूं हंसता हूं इन बातों पे कि कोई आदमी आकर देता है महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे अकबर के खिलाफ। जब महाराणा प्रताप लड़ रहे थे राजस्थान के सब राजा मुगलों के साथ में खड़े थे, मारे सब कहां खड़े थे? ये 2-4 आमेर जैसलमेर बीकानेर वालों को गिन के तुम सब कहते हो। चंद्रसेन उसी टाइम में लड़ रहा है, उसी टाइम में डूंगरपुर वाला आस्करण और बांसवाड़ा वाला प्रताप सिंह है, उसी टाइम में जालोर का ताज खान है, उसी टाइम में सिरोही का सुल्तान है, उसी टाइम में ईडर का नारायण दास है। सारे के सारे तो मिले में। और मतलब लॉकडाउन में और एक ख्यात पढ़ रहा था, पुरानी एक ख्यात पढ़ रहा था, उहड़ राठौड़ों की ख्यात है। उस उहड़ राठौड़ों की ख्यात में वर्णन है कि जैसलमेर के राजा हर राज मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? जैसलमेर के राजा हर राज। तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ वहां पर बैठने के लिए गए। बैठना समझते हो, कोई मर जाता था अपने वहां, तो चंद्रसेन और प्रताप दोनों एक साथ वहां बैठने के लिए गए। तो पहले यहां से वो ये मारवाड़ में मिलते हैं, प्रताप यहाँ मेवाड़ से मारवाड़ होते हैं, चंद्रसेन मारवाड़ में था, यहां से दोनों जाते हैं आबू। आबू में वहां पर देवल रहते थे, देवल राजपूत थे, प्रतिहारों के एक ब्रांच है देवल। देवल महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। देवल आबू के अंदर वहां पर मुगलों को परेशान कर रहे थे, इसलिए महाराणा प्रताप चंद्रसेन देवल गए, और देवल जाके वहां आबू गए। आबू में देवलों को राणा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? महाराणा प्रताप ने कहा मैं राणा हूं, इसी प्रकार तुम भी मुगलों से लड़ रहे हो तो तुम भी यहाँ के क्या हो? राणा। फिर दोनों वहां से देवलों के उस प्रतिनिधि को साथ में लेके जैसलमेर गए, हरराज के वहां पे घर पे बैठे। जाने से पहले वो नागणा गए, नागणेची माता के मंदिर में दोनों ने धोख लगाई। फिर हरराज के गए, हरराज के बैठे। बैठने के बाद में चंद्रसेन वापस सिवाना की तरफ चला गया, प्रताप सिंध की तरफ गए, सिंध में जाके मुगलों का कैंप लूटा और वहां से वापस आ गए। ख्यात की साफ साफ लाइन है, पूरे ख्यात का पैराग्राफ है, पुरानी पुरानी लिखी हुई ख्यात है। अब किसी इतिहासकार का इस ख्यात पे ध्यान नहीं पड़ी तो इतिहासकार को प्रताप और चंद्रसेन तो मिले ही नहीं। प्रताप की बहन की शादी चंद्रसेन से की हुई है, रियल साले बहनों ही लगते हैं आपस के अंदर, रिश्तेदारी में मिल ली होंगे, कभी शादी ब्याह में बुला लिया होगा कि साहब हमारे ब्याह इसके अंदर है ना, उसके अंदर ही मिल लिए होंगे। और तुम यार कुछ का कुछ ही बना दे। आरपीसी का साफ साफ सवाल है कि कौन से राजा की प्रताप से मुलाकात नहीं हुई, इनका उत्तर मना हुआ है चंद्रसेन। मुझे इन पे हंसी आती है कई बार कि यार तुम्हारे पेपर बनाने वाले का थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड रख लिया करो थोड़ा। इसलिए वो जो कल आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे, कौन आप में से कि राठौड़ों का पहला राजा कौन था, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, इन्होंने कहा हमारे बारे में से बता, इनको सिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जो सवाल इधर राठौड़ों का पहला राजा कौन था तो सिया था, आपने सिया ऑप्शन नहीं दिया, अब आपने 4 बना दिए। फिर इनको कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, इन 4 में से पूछा था हमने तो पहला। अरे पहले का मतलब तो वही होता है ना जो सबसे पहले बनता है। तो अपने भुंगड़ है सारे के सारे ढंग से, न तो इनको इतिहास पढ़ना आता है, ना इनको इतिहास लिखना आता है। इसलिए मुझे कई बार लगता है यार इतिहास की बेसिक समझ जो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए ना, वही अपने न तो स्टूडेंट में विकसित हो पाती क्योंकि टीचर ही नहीं मिलता अपने को वैसा, न अपने टीचर के अंदर वो समझ हो पाती क्योंकि अपनी किताबें वैसी नहीं है, ना किताबों में वो समझ है क्योंकि इतिहासकारों को आता ही नहीं कुछ। और अपने इतिहासकार रोमिला थापर जैसे लोग हैं बाद में, जिनको लगता है कि भगवान कृष्ण पहले हुए थे, राम जी बाद में हुए थे, अशोक पहले हुआ था और युधिष्ठिर ये जो हुए थे ये उसके बाद के अंदर, महाभारत उसके बाद में हुई थी। जिस आदमी का दिमाग इस दिशा में चलने लग जाए उससे आप उम्मीद करोगे हिस्ट्री अच्छी लिख देंगे। और आप किसी ढंग के स्टोरियन को, आज भी जो स्टोरियन उनको पूछो कि भाई ये जो रेफरेंस उठाया कहां से उठाया, वो रोमिला थापर ने लिखा, अरे कोई तो गलत लिख गई,
नींव ही गलत पड़ गई तो आगे हिस्ट्री को सुधारा भी कैसे जा सकता है। तो रेऊ वगैरह का फिर भी थोड़ा योगदान है कि चंद्रसेन के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख के चले गए, वरना तो कुछ भी नहीं आता। मुझे लगता है एक राजा जिसने लगातार 12 साल तक मुगलों से लड़ाइयां की है, आप देख लो दुर्भाग्य क्या है कि हमें एक भी युद्ध नहीं पता उसका। देखो मैंने आपको एक पन्ना भरा, एक भी युद्ध का नाम नहीं लिखा, वरना प्रताप के बारे में तो पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का, क्योंकि उसके वंशजों ने आगे राज किया, वो लिखवा गया हल्दी घाटी में जीते, दिवेर में जीते। या चंद्रसेन के बारे में युद्ध ही नहीं पता। लड़ाई की तो कहां लड़ाई की, कौन सी जगह लड़ाई की, कोई युद्ध का नाम तो पर पता ही नहीं। उसने मुगलों की अधीनता तो स्वीकार की नहीं थी, तो इसका मतलब लड़ाई तो कर रहा है पर हम युद्ध भी नहीं जानते उसके। धीरे धीरे चंद्रसेन को तो खंगालने की आवश्यकता है। ये तो आरपीसी का एक मामले में बहुत अच्छा प्रशंसक हूं कि आरपीसी ने चंद्रसेन के सवाल पूछ पूछ के कम से कम अपने को यह तो बाध्य कर दिया कि चंद्रसेन को पढ़ाओ और पढ़ो। कि भाई उसने भले इतना ही पूछा हो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, कि चंद्रसेन को। अब इस चक्कर में अपने को एक पन्ना पढ़ना पड़ गया। अब लगता है पिछली बार मारवाड़ का प्रताप पूछा था, अगली बार कहीं ये पूछ ले मारवाड़ का भूला बिजरा राजा किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा। अगली बार को ये पूछ ले सिवाना के किले पर कब्जा करने वाले मुगल सेनापति का नाम क्या था तो बताना पड़ेगा। तो कम से कम 10 बात पढ़ते तो है। तो चंद्रसेन तो आप जब कंपटीशन वाले बच्चे चंद्रसेन के बारे में पढ़ते तो ऊपर बैठ के पुष्प वर्षा करता होगा आप पे कि मेरे तो परिवार वालों ने याद नहीं किया, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारे माता पिता जो याद तो कर रहे हैं कम से कम। मालदेव के सबसे बड़े बेटा था, उसका नाम था राम। क्या नाम था? फिर एक बेटा था उसका नाम था उदय सिंह, फिर एक बेटा था उसका नाम था चंद्रसेन। बड़ा बेटा कौन है? राम के बाद में, उदय सिंह के बाद में। मालदेव ने इसको राजा नहीं बनाया, राम को राजा नहीं बनाया, उदय सिंह को भी राजा नहीं बनाया। वो इन दोनों को बाईपास करके राजा किसको बना गया? कौन कौन से दो भाई नाराज होंगे बताओ देखे? एक तो होगा राम और एक कौन सा? उदय। तो राम चंद्रसेन के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। तो चंद्रसेन और राम के बीच में युद्ध होता है नाडोल का युद्ध। कौन सा होता है? नाडोल कहां पड़ता है आपका? हाली। उधर उदय सिंह ने लड़ाई छेड़ दी। उदय सिंह के और चंद्रसेन के बीच में जो युद्ध होता है वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है लोहावट। कौन सी जगह? लोहावट। कहां पे पड़ता है लोहावट? जोधपुर में। चंद्रसेन दोनों भाइयों को हरा देता है, दोनों हार गए, पार पड़ी नहीं। तो राम चला जाता अकबर के पास। तो राम कहां चला जाता? अकबर। और अकबर को जाके उसने कहा कि बादशाह अकबर, मैं मालदेव का सबसे बड़ा बेटा हूं, लेकिन पिताजी मेरे को राजा नहीं बना के गए, हमारे तीसरे भाई चंद्रसेन को राजा बना गए, तू हमारी सहायता कर। अकबर को मजा आ गया क्योंकि मालदेव शक्तिशाली राजा था, इसलिए अकबर की मालदेव पर आक्रमण करने की कभी भी हिम्मत नहीं हुई। अब तो मालदेव के खुद के बेटे लड़ रहे हैं, तो एक तो मौका मिल रहा है। फिर एक बेटा तो उसके पास ही आया बेटा, उसने कहा राम पक्की सहायता करेंगे, चिंता मत कर। और अकबर अपना एक सेनापति भेजता है इधर, हुसैन कुली बेग। कौन सा सेनापति भेजता है? हुसैन कुली बेग नाम का एक सेनापति भेजा उसने 1564 में। कब भेजा? 1500। कौन से सेनापति को? हुसैन कुली बेग। किसकी सहायता के लिए? राम की सहायता। किसके खिलाफ आक्रमण करने के लिए? चंद्रसेन को लगा यार पार पड़ेगी नहीं अपनी, और उधर से बड़ी सेना आ रही, क्यों पंगा ले, नया नया राजा बने। चंद्रसेन जोधपुर खाली करता है और जालोर में एक जगह पड़ती है भादराजून। कौन सी जगह? चंद्रसेन चुपचाप अपने कहां जाके बैठ जाता है? भादराजून। अकबर इधर कहां पर कब्जा कर लेता है? जोधपुर। इधर 1570 आ गया। अकबर अजमेर आया हुआ था। अकबर कहां पर आया हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर धोख लगाने के लिए अकबर कहां पर आया हुआ? अजमेर। अकबर इस दरगाह पे 14 बार आके गया था। कितनी बार आके गया? और इस दरगाह को उसने 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? कि भाई इन 18 गांव की जो भी इनकम आएगी अकबर नहीं रखेगा, वो इनकम कौन रखेगी? दरगाह। कितनी बार पैदल आके गया? कितनी बार आके गया यहाँ पे? 14 बार आके। कितने गांव दान में देके गया? एक बार ऐसा है वो कब आया हुआ था यहाँ पे? 1570। कहां पे आया हुआ है? अजमेर। उस साल अपने भयंकर अकाल पड़ा। राजस्थान में अकाल ज्यादा पड़ते ही थे, उस साल और भयंकर अकाल पड़ा। अभी होता ना कई बार, मान लो अपने कोई बड़ा नेता आया हुआ अपनी कॉलोनी में, तो कॉलोनी वाले सारे जाते हैं साफ सड़क बनवाओ, हमारी लाइटें नहीं, लाइटें लगवाओ। पहले बड़े नेता राजा महाराजा होते, तो अकबर के पास में लोग गए और जाकर आगे बादशाह अकबर हमारे अकाल पड़ा हुआ है, अकाल में सहायता तो कर दे यार थोड़ी। तो अकबर ने कहा ठीक है बताओ क्या सहायता करनी है। चला अकाल रात काम चला, तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे राजाओं से बातचीत करता हूं, तुम्हारे राजाओं से बातचीत करके कोई हल निकालते हैं। तो उसने अपने पश्चिमी राजस्थान के राजाओं के पास में मैसेज की कि लो सारे नागौर राजाओं बैठ के बातचीत करेंगे। कहां पर आ जाओ? तो उसने अपना दरबार कहां पे लगा लिया? नागौर में दरबार लगा लिया। अब पश्चिमी राजस्थान में अपने 3 बड़ी रियासतें पड़ती थी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी थी? बीकानेर में राजा था कल्याणमल। राजा कौन है? ये आ गया। जैसलमेर का राजा था हर्राज। राजा कौन था? हर्राज। ये आ गया। इधर चंद्रसेन का एक भाई है ना उदय सिंह, ये पहुंच गया। ये चंद्रसेन से पहले चला गया। ये गया उदय सिंह और इसने जाके, ये तीनों वहां पहुंचे पहले। कौन कौन? आपके बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राज और चंद्रसेन वाला भाई कि हाँ भाई बता अकबर तेरा समाचार आया था कि नागौर आके मिलो, अकाल की कोई बात करनी है। अकबर ने कहा बैठो रे एक बार चाय पानी पियो। अरे अकाल की बात तो करते रहेंगे, पहले ये बताओ तुम में से संधि कौन कौन कर रहा है? और अकबर ने कहा यार देखो लड़ाई में कुछ ही नहीं पड़ा, लड़ोगे तो तुम्हारे भी घाटा और मेरे भी घाटा, मेरे घाटा कम होगा और तुम्हारे ज्यादा होगा। मेरे पास तो बड़ी सेना है, तुम मर जाओगे। वैसे तुम्हारे हर साल अकाल पड़ते हैं, खाने के तुम्हारे पास दाने नहीं है, कहां से इतनी सेना लाओगे? तो अपने संधि कर लेते हैं, तुम तुम्हारे राज करो, मैं मेरे राज करूंगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। इन तीनों ने हाथों हाथ बात मान ली, इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली। तो कोई पूछेगा 1570 में नागौर में अकबर से कौन कौन संधियां कर लेता है? बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हर्राज और चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। चंद्रसेन का भाई उदय सिंह अभी तक राजा तो है नहीं कहीं का, पर इसने संधि कर ली। ये बात हो गई पहले दिन। अगले दिन यहां पर आता है चंद्रसेन। चंद्रसेन को भी समाचार थे अकाल की बात करने के लिए, चंद्रसेन आया। चंद्रसेन को आते ही पता चला कि यहाँ पे तो अकाल की बात है नहीं, बात हो रही है संधि की। किसकी हो रही है? और उसे पता चला कि वो बात भी अपने भाई ने तो कर ली, उदय सिंह ने कर ली। तो उसको लगा अकबर से मिलने में क्या फायदा है, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो यहाँ पे है नहीं। तो चंद्रसेन अकबर से बिना मिले चुपचाप अपने बादराजून चला गया। कहां पे चला गया? तो अब कोई पूछेगा क्या चंद्रसेन नागौर दरबार में आया था? हाँ
आया था। क्या उसने अकबर से मुलाकात की? नहीं। क्यों मुलाकात नहीं की? उसका भाई उदय सिंह पहले संधि कर चुका था और अकबर का झुकाव किसकी तरफ था? उदय सिंह। इसलिए चंद्रसेन चुपचाप वापस कहां चला गया? भादरातून। अकबर को बड़ा गुस्सा है कि अच्छा तुम यहां तक आओ और मेरे से मुलाकात नहीं करो। फिर उदय सिंह ने भड़का दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था ये सही आदमी नहीं है, आप तो मुझे राजा बनाओ। अकबर ने कहा तुझे राजा तो बाद में बनाएंगे, पहले इसका तो देखते हैं। तो अकबर अटैक कर देता भादरातून। कहां पर अटैक कर देता? भादरातून। तो चंद्रसेन भादरातून खाली करता है और चला जाता सिवाना। कहां चला जाता है? सिवाना मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली है। इसके बाद भाई 1570 के बाद अकबर ने अटैक करने बंद नहीं किए और चंद्रसेन ने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं। वो लड़ता रहा, जहां उसे लोकेशन मिलती रही, यहाँ पे अपने पार नहीं पड़ेगी, आगे चले जाएंगे, यहाँ पार नहीं पड़ेगी, वापस आ जाएंगे, लगातार लड़ाइयां की। हम कहते हैं जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप लड़े थे उसी प्रकार मारवाड़ में कौन लड़े थे? चंद्रसेन। इसलिए कहते हैं वो मारवाड़ के क्या है? प्रताप। बीच में 3-4 साल के लिए चुप्पी सी रही, कोई इधर लड़ाई दंगे ज्यादा हुए नहीं। मैं बताऊंगा आगे चुप्पी भी क्यों रही। 1574 के आसपास में चंद्रसेन ने वापस मुगलों पर अटैक करने शुरू किए। तो सिवाना से बाहर निकल के आता है, जोधपुर की तरफ मुगलों के कैंप उड़ाने शुरू करता है। जोधपुर पे, भादरातून पे, यहाँ पे किसका कब्जा हो रखा है? मुगलों का। वो कहां पर बैठा हुआ है? सिवाना। अब वो 1574 के आसपास वापस कैंप उड़ाता है। तो अकबर को लगा क्या किया जाए। तो 1574 में अकबर एक बीकानेर के राजा को अटैक करने के लिए भेजता है, राय सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? 1574 में कल्याणवल मरता है। कल्याणवल के मरते उसका बेटा राजा बनता है, उसके बेटे का नाम क्या है? राय सिंह। और कहा राय सिंह तू देख आ रही है। तो 1574 में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए कौन आया? राय सिंह। उस समय चंद्रसेन के पास में मुख्यतः 2 किले थे। एक किला है सोजत का किला, एक किला सिवाना। कौन कौन से किले बताओ देखिए? सोजत और सिवाना। सोजत का किला इसने अपने एक बंदे को सौंप रखा था, उस बंदे का नाम था कल्ला राठौड़। बंदे का नाम क्या था? वो नहीं जो हमने पहले पढ़ा था, वो तो 1568 में मृत्यु होगी, 4 हाथ वाला देव था। तो ये दूसरा बंदा। सिवाना का किला उसने अपने एक बंदे को और सौंप रखा था, पत्ता राठौड़। किसको सौंप रखा? ये भी वो नहीं है, वो जो हमने पढ़ा पत्ता चुंडावत है। ये बंदा कौन है? पत्ता। और सोजत का किला किसके पास है? कल्ला राठौड़। सिवाना किसके पास है? पत्ता राठौड़। आक्रमण करने के लिए कौन है? राय सिंह। कहां का राजा है? बीकानेर। कब आया? इसने पहले सोजत पर हमला किया, सोजत का किला छीन लिया, लेकिन अभी सिवाना पर हमला करता है, लेकिन सिवाना के किले को नहीं छीन पाया। तो कोई पूछेगा बीकानेर के राजा ने कौन सा किला छीन लिया था, कौन सा नहीं छीन पाया? सोजत छीन लिया था, लेकिन सिवाना नहीं छीन। सोजत किला किसके पास था? सिवाना किसके पास था? सिवाना मैंने बताया अच्छी लोकेशन थी, जल्दी से नहीं जीती जाने वाली लोकेशन थी। अकबर को लगा अब क्या किया जाए। अकबर ने अपना एक सेनापति चेंज किया, इस बार एक नया सेनापति भेजा, शाहबाज खान। कौन सा सेनापति भेजा? और 1576 में शाहबाज खान सिवाना का किला जीत लेता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी एक प्रकार से तो कौन सी है? सिवाना। तो अकबर को लगा कि जब शाहबाज खान ने मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना छीन लिया, तो क्यों ना इसे मेवाड़ भेजा जाए और अब मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी छीन तू। और हम पढ़ते हैं कि शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण करता है, 77, 78, लेकिन कुंभलगढ़ पर वो कब्जा। जुड़ रही है चीजें समझ में? इसी साल चंद्रसेन को एक बड़ा घाटा और होता है। इसी 1576 में जैसलमेर का राजा है हर्राज। जैसलमेर का राजा कौन है? अभी मैंने बताया नागौर दरबार में हर्राज आया था, अकबर से क्या कर लेता है? संधि। तो ये किसकी तरफ है? अकबर। और इसने पोखरण के किले पर हमला कर दिया। कौन से किले पर कर दिया? पोखरण। अब वो पोखरण का किला घेर के बैठा हुआ है। अब चंद्रसेन फंस गया। अब क्या किया जाए? किला बचाया जाए कि नहीं बचाया जाए? और चंद्रसेन को लगा अपने पास सेना कम है, और यदि पोखरण के किले को बचाने की कोशिश की गई तो सेना मर जाएगी अपने, फिर अकबर से लड़ेंगे कैसे अपने? इसलिए हर राज को कहता है तो भाई तेरे को पोखरण का किला चाहिए? उसने कहा हाँ। कहते कि लड़ेंगे हो सकता है मैं हार जाऊं और तू किले पे कब्जा कर ले, लेकिन तेरे भी बंदे तो मरेंगे। ये तो है नहीं कि हमारे को 10 मरे और भाई हमारे तो 1000 मरे, तेरे 10 मरेंगे तो किले पे कब्जा कर लेगा। हमारे 1000 मरेंगे, तेरे 1500 लेके मरेंगे। इससे अच्छा है तेरे को किला चाहिए, मैं तेरे को बेच देता हूँ, खरीद ले, मेरे को रुपए चाहिए। चंद्रसेन अब इधर उधर भटक रहा है तो उसके पास रुपए की कमी पड़ गई, तो उसने कहा रुपए कितने लेगा? 1 लाख रुपए में दे दूंगा। 1 लाख रुपए में किला बहुत सस्ता था, पौने पौने दामों में किला मिल रहा था। हरराज ने कहा ठीक है, बिना लड़ाई के 1 लाख में मिलता है तो ले ले। तो 1576 में चंद्रसेन को किला बेचना पड़ गया था। कौन सा किला? पोखरण। किसको? ये दिखाता है कि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति। अब देखो हालात, आप जोधपुर हाथ से निकल गया, आपके भादरातून निकला हुआ था, सोजत निकल गया, सिवाना निकल गया, पोखरण निकल गया, सारे के सारे आपके आप निकले हुए। अब क्या किया जाए? तो मालदेव लगा और चंद्रसेन लगा आपको नया पंगा करना पड़ेगा आपने। तो चंद्रसेन यहां से निकलता है, मुगलों के पास में था मालवा। मुगलों के पास में क्या था? ये मालवा पे अटैक कर देते हैं। इसने कहा अपने मुगलों का पूरा ध्यान अपनी तरफ लगा हुआ है, अपने इधर से निकल के मालवा की तरफ चलते हैं, मालवा पे अटैक कर देते हैं। और मालवा में वहां मुगलों का जीता टैक्स था वो लूट लिया। और वहां मालवा में मुगलों का एक सेनापति था जलाल खान। कौन था? मालवा में एक इलाका पड़ता है रामपुरा। कौन सा इलाका है? आपको याद हो तो रामपुरा में वर्षा ऋतु के बाद मराठों के खिलाफ युद्ध करेंगे, पढ़ा था हमने। उस रामपुरा में जलाल खान को मार देता, वहां से सारा उनका धनवान लूट के लाता है, ताकि मुगलों पे कुछ तो प्रेशर उधर बनाया जाए ताकि अपने वाला इलाका खाली करेंगे। मैंने अभी बताया कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन अब आर्थिक स्थिति, थोड़े पैसे मिले मालवा से, उधर से लूटपाट करके लाए तो पैसे थोड़े हो गए अपने पास, पैसे हो गए, तब सेना वेना वापस जुटाई। 1581 में, लिखना नहीं है सुनना इधर बात, 1581 में चंद्रसेन मुगलों से अजमेर छीन लेता है। मुगलों से क्या छीन लेता है? ये एक बड़ी जीत है। अजमेर मुगलों का राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा है। तो राजस्थान को कंट्रोल मुगल यदि कहीं से बैठ के करते हैं तो कहां से करते हैं? अजमेर से। और वो कौन छीन लेता है? चंद्रसेन। कब? अब मैं एक चीज और बताता हूं, आप गौर करना। 1581, 1582, 1583। 1581 में मारवाड़ का चंद्रसेन मुगलों को अजमेर में हरा के उनसे क्या छीन लेता है? अजमेर। 1582 में महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध में मुगलों की पूरी सेना मार देते हैं। 1583 में दत्तानी के युद्ध में सिरोही का सुल्तान मुगलों की पूरी सेना मार देता है, पढ़ा था। इसलिए 85 के बाद राजस्थान पे मुगलों ने कोई अटैक नहीं किया। वो भी तो यार समझदार होंगे, उनके भी समझ आ रहा था कि हर कोई जब लंका लगा रहा है
तुमसे प्री में क्वेश्चन 25 ही सही नहीं हो रहे हैं तो कांस्टेबल का दे लिया जाए पेपर, फिर आरएस की तरफ ध्यान ही क्यों दिया जाए। लगातार 3 साल मुगल 3 बड़े युद्ध हारते हैं। इसलिए अकबर भाई, उसके बाद अकबर, ये तो है नहीं कि अकबर ने अटैक करने बंद कर दिए, या तो भाई अशोक की तरह हो। अशोक के लिए कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद उसने भारत में कोई भी आक्रमण, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा भाई इतने मिनख मरते हैं यार, आज के बाद में कोई भी लड़ाई नहीं करूंगा। तो कलिंग मतलब उड़ीसा, कलिंग मतलब, तो उसने उड़ीसा पर एक अटैक किया था, उसमें कितने लोग मरे, तो उसके बाद अशोक ने अपने जीवन में दोबारा कोई अटैक किया नहीं। अकबर ने तो खूब अटैक किए। अकबर 85 के आसपास इधर आपके घूम रहा है, काबुल पर कब्जा कर लिया उसने, 91 के आसपास उसने कश्मीर पे कब्जा किया है, 92 के आसपास उसने उड़ीसा पर कब्जा किया है, 95 के आसपास साउथ इंडिया पे कब्जा कर रहा है। मतलब काबुल पे कब्जा कर रहा है, कश्मीर पे कर रहा है, पंजाब पे कर रहा है, बंगाल पे कर रहा है, उड़ीसा पे कर रहा है, साउथ पे कर रहा है। दिल्ली से इतने दूर पड़ते हैं वो कर रहे हैं, दिल्ली के सबसे नजदीक है राजस्थान, वहां नहीं कर रहा। इतनी दूर क्यों जा रहे हो आप, पहले राजस्थान पे तो कंट्रोल करो। पर आपके समझ आ गया था कि राजस्थान अपने कंट्रोल में अभी नहीं आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर चीज समझ में आ गई थी। और दुर्भाग्य चंद्रसेन का 1581 में अजमेर जीतता है। इसी साल वो अजमेर जीतने के बाद पाली के आसपास में रुका हुआ था। पाली में गांव पड़ता था सिंचियाई। कौन सा गांव था? सिंचियाई नाम का एक गांव था। वो सिंचियाई नाम के गांव में पहाड़ों के अंदर रुका हुआ था। वो पहाड़ियां, जो उन पहाड़ियों का नाम है सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पाली में सारण की पहाड़ियां, उनमें गांव का नाम क्या है? सिंचियाई। यहां पे रुका हुआ है चंद्रसेन। साथ वालों ने चंद्रसेन को कहा कि अब अपनी स्थिति थोड़ी ठीक हो गई, अपने पास रुपए भी हैं, अपने अजमेर भी इधर से जीत लिया, उधर से मालवा से भी अपने वो पैसे लेके आ गए, अब थोड़ा ठीक है, सेना थोड़ी और बढ़ाते हैं अपने। हाँ भाई, सेना बढ़ाई जाए। क्या किया जाए सेना बढ़ाने के लिए? तो यार अपने से जो नाराज है ना, उनको अपने पक्ष में करते हैं। नहीं तो चुनाव के टाइम में कि भाई जो अपने नाराज है उसको तो अपने से वोट मिलवाए, उससे पहले जाके मिलके आते हैं। तो कई भाई बंधु अपने नाराज हो रखे, इतना लंबा संघर्ष चलता है तो कोई ना कोई भाई नाराज हो ही जाता है, इनको राजी कर लेते हैं ताकि भाई तो साथ में रहे, बाद में दुश्मनों को देखेंगे। तो वह ठीक है। तो यही एक सामंत रहा करता था चंद्रसेन का। चंद्रसेन से नाराज था बेरीसाल। क्या नाम था? तो कहा बेरीसाल नाराज चल रहा है अपने से, बेरीसाल को राजी करते हैं। तो ठीक है, लो चलो क्या करना पड़ेगा, मैं खुद चल लेता हूँ बेरीसाल के घर पे, बेरीसाल राजी हो जाए तो। कि हाँ तो चल के उसके घर पे खाना खा लो। तो बेरीसाल राजी, राजा जी खुद मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो ठीक है, तो बेरीसाल के घर पे खाना खाने के लिए गया। कहते जब वापस लौट रहा था तो उल्टियां करते हुए आया था। बेरीसाल ने जहर मिला दिया था, तो चंद्रसेन की मृत्यु हुई। राजस्थान के 3 राजा इस दुर्भाग्य के शिकार हुए जब उनके साथ वालों ने उनको जहर दिए थे, सांगा, राज सिंह और चंद्रसेन। राज सिंह इसी पर, राज सिंह वाला युद्ध तो और बड़ा शानदार है। राज सिंह जब यहाँ पे लड़ाइयां कर रहे थे औरंगजेब से, तो औरंगजेब का एक बेटा आक्रमण करने के लिए आया था, आजम। कौन आया था? आजम। आजम आया तो राज सिंह आजम के पास लेटर लिखते हैं और आजम कहते हैं कि क्या छोटी छोटी सेना ले लेके आते रहते हो, कभी 1500 आदमी आते हो, कभी 3000 आदमी, तो कभी 5000। एक बार डंकी लिया और डंकी लड़ाई कर लेते हैं, और इस बार डंका युद्ध करेंगे, ढंग से आना, ये बार बार की लड़ाइयां बंद करो, जो होगा वो एक बार में देख लेंगे। और नाथद्वारा के आसपास इनको कहीं पर लड़ाई करनी थी। आजम उधर से अपनी एक लंबी चौड़ी 50,000 की सेना लेके आ रहा था, इधर से राज सिंह जी अपनी एक 30-35 हजार की टुकड़ी थी वो लेके जा रहे थे। ये लड़ लेंगे, इतने से लड़ लेंगे, 50,000 से लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजसमंद में इधर कुंभलगढ़ के आसपास एक गांव था ओडा। उस ओडा नाम के गांव में और साथ वालों को लगा कि यार राज सिंह जी जिद्दी आदमी है, लड़ेंगे लड़ेंगे तो युद्ध में अपने मर सकते हैं, लड़ाई में जाओगे तो मर ही सकते हो, उसके अंदर क्या है। वो ओडा में वहां खाना खाने बैठते हैं, तब जहर मिला देते हैं। तो राज सिंह तो वो मरने लगते हैं, उनको समझ में आ जाती है भाई मेरे को जहर देके मार रहे हैं। तो राज सिंह वहां अपने पास में एक सामंत खड़ा रहता है, कोठारिया। राजसमंद में जगह पड़ती है कोठारी, उसको राज सिंह कहते हैं। मरने का दुख ही नहीं, कोई नहीं, तुमने मार दिया तो मार दिया। दुख इस बात का है कि मैंने आजम को वचन दिए थे, मैंने आजम को कहा था कितनी भी बड़ी सेना लेके आ जाना, मैं सामने आऊंगा। दुख इस बात का मैं वचन पूरे नहीं कर पाऊंगा। आज तुम जहर नहीं देते, इससे अच्छा तो युद्ध में मुझे और किसी तरीके से मार देते, मैं लड़ तो लेता उससे जाके। फिर वो कोठारिया का सामंत था रुकमानंद, रुकमानंद पास में खड़ा था। उसने कहा चिंता मत करो, आपके वचनों का पालन मैं करूंगा, अब भले हम हारे हैं भले जीते हैं, लेकिन आजम से जाके लड़ लेंगे, आजम से जाके हम मर जाएंगे। रुकमानंद लड़ता है, लड़ता हुआ मारा जाता। थोड़ी सी सेना लेके गया, आजम से मरना ही था बाद में वो। पर राज सिंह को जहर दिया गया था, सांगा को जहर दिया गया था। किसको जहर दिया गया? कोई पूछेगा कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कौन कहता है, तो कौन कहते हैं? विश्वेश्वरनाथ। अरे बाद किसी ने कहा यार प्रताप राजा बने थे 1572। कब राजा बनते हैं? 1572 में राजा बनते हैं। लेकिन चंद्रसेन तो पहले बन गया था, चंद्रसेन तो 1562 में बन गया था, और उसके बाद से ही वो तो अकबर से लड़ाइयां हो ही रही है उसकी। तो प्रताप से पहले से कोई लड़ाइयां यदि चालू रखे हुआ था तो वो कौन था? चंद्रसेन रखा था। इसका मतलब प्रताप से तो आगे आगे चल रहा है वो। आगे आगे चलने वाले कहते हैं अग्रगामी। क्या कहते हैं? अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलने वाला, आगे आगे चलने वाला मतलब अग्रगामी। तो नाम क्या पड़ गया प्रताप का? पर फिर हम कहते हैं कि भाई प्रताप से आगे भी चल रहा है, प्रताप की तरह वो लड़ रहा है, लेकिन जितने फेमस प्रताप हुए उतना फेमस चंद्रसेन तो नहीं हुआ। तो हम कहते हैं चंद्रसेन मारवाड़ का कैसा राजा है? बुला। मैं यहीं से वापस बात शुरू करता हूँ कि हम उसको कहते हैं मारवाड़ का बुला विसर, कि भाई ऐसा राजा है जिसे मारवाड़ ने क्या कर दिया, बुला दिया। कि भाई चंद्र प्रताप के बारे में हम तब भी जानते थे जब आप यहाँ एडमिशन नहीं लेते। प्रताप के बारे में वह बच्चा भी जानता है जो हिस्ट्री नहीं पढ़ता, भले वो साइंस का है भले वो कॉमर्स का है। प्रताप के बारे में नाम तो सुनी रखा, प्रताप के बारे में जानता है, हल्दी घाटी के बारे में जानता है, चेतक के बारे में जानता है, कुछ ना कुछ नाम सुने हुए। चंद्रसेन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जब तक कोई हिस्ट्री ना पढ़े तब तक उसे चंद्रसेन के बारे में जानकारियां नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? तो हम कहते हैं कि भाई चंद्रसेन, प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है तो प्रताप के मरने के बाद प्रताप के बेटे राजा बनते हैं। बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। उसके बाद उसके बेटे पोते। प्रताप वाली पीढ़ी राज कर रही है, पीढ़ी में चेंज नहीं है। अच्छा, प्रताप के बेटे अमर सिंह ने क्या राजा बनते अधीनता स्वीकार कर ली थी? मैंने बताया था, उसने 17 युद्ध जीते हैं मुगलों के खिलाफ, और फाइनली 1615 में संधि कर भी ली। वो संधि 2 राजाओं के टाइम में ले देके जारी रही, करण सिंह और जगत सिंह। राज सिंह ने तो वापस धजियां उड़ा दी थी। उसके बाद फिर राज सिंह लड़ा है, फिर जय सिंह लड़ा है, जय सिंह ने बीच में संधि की, फिर अमर सिंह वापस देबारी समझौता कर लेता है, फिर संग्राम सिंह वापस बंधन वाला युद्ध लड़ लेता है। इसका मतलब प्रताप की पीढ़ियों ने लगातार मुगलों से क्या किया है? संघर्ष। और जब वो लगातार मुगलों से लड़ाई करते रहे तो उन्होंने हर बार प्रताप को याद किया। कि हम पढ़ते हैं कि जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप जीत गए थे।
हमने पढ़ा बाद में कि राज प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप जीत गए। बार बार उनके पूर्वजों ने आगे प्रताप को याद किया, प्रताप के बारे में लिखवाया, प्रताप के बारे में कहानियां लिखी गई, गीत लिखे गए, उनके बारे में पेंटिंग्स बनाई गई, इसलिए लोगों के दिमाग में भी प्रताप छाए रहे। प्रताप को कभी भी लोग भूले नहीं। हर राजा ने अपनी सेना को मोटिवेट कर दिया, वैसे ही लड़ेंगे जैसे प्रताप लड़े थे, उसी प्रकार मारेंगे मुगलों को जैसे दिवेर में प्रताप मार के आए थे, उसी प्रकार पहाड़ में रोक लेंगे मुगलों को जैसे हल्दी घाटी में प्रताप ने रोक लिया था। इसलिए कभी भी जनता के दिल से प्रताप निकल नहीं पाए। यहां मारवाड़ में यह हुआ कि चंद्रसेन मरता है, चंद्रसेन के मरते ही मारवाड़ का राजा बनता है मोटा राजा उदय सिंह। ये जो उदय सिंह है, उदय सिंह शरीर में मोटा था, इसलिए अपने क्या कहते हैं उसको, मोटा रहा। तो चंद्रसेन के मरने के बाद उदय सिंह, जो चंद्रसेन वाला भाई है, वो राजा बन गया, उदय सिंह राजा बन गया। उदय सिंह के बाद उदय सिंह के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते राजा बने। मतलब चंद्रसेन वाली पीढ़ी ने राज नहीं किया, कौन सी पीढ़ी ने राज किया, उदय सिंह। अब मुझे बताओ, क्या उदय सिंह या उदय सिंह की पीढ़ी के लोग चंद्रसेन के बारे में एक भी अच्छी बात लिखवा सकते हैं? अब मान लो उदय सिंह लिखवाए, उदय सिंह लिखवाए भाई एक किताब लिखो और लिखो उसमें कि मेरा भाई चंद्रसेन महान आदमी था। तो सवाल यह है कि महान क्यों था चंद्रसेन? हर एक अकबर के खिलाफ लड़ा था। अच्छा, वे लोग जो अकबर के खिलाफ लड़ते हैं वो महान होते हैं? कहां, फिर तू लिचड़ों का सरदार है, तू तो अकबर से संधि किए बेटा है। अब उदय सिंह के बाद में उसके बेटे पोते पड़पोते होंगे, क्या वो उदय सिंह के बारे में एक भी ढंग की बात लिखवाएंगे? आपकी मान डाकण सॉरी चंद्रसेन के बारे में, चंद्रसेन के बारे में कभी भी अच्छी बात नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि यदि चंद्रसेन के बारे में अच्छी बात लिखवाई जाती है, इसका मतलब उदय सिंह पे सवाल उठता है। और कोई भी परिवारजन कम से कम अपने दादा परदादा पे किसी भी प्रकार का सवाल तो नहीं उठाना चाहेगा। इसलिए चंद्रसेन पर पूरे मारवाड़ में कोई किताब नहीं लिखी गई। तो यदि किसी ने लिखने की कोशिश भी की होगी तो राजा ने कहा थप्पड़ मारूंगा, किताब दिला तेरी। इसलिए आप पूरा जोधपुर घूम लीजिए, चंद्रसेन के नाम पे कोई सर्किल भी नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई रोड नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई महल नहीं है, चंद्रसेन के नाम पर कुछ ही नहीं मिलेगा आपको। ये तो आजादी से थोड़े टाइम पहले बीएन रेऊ जोधपुर वालों की हिस्ट्री लिखने लगते हैं, तो बीएन रेऊ को ये कैरेक्टर मिला, वरना लोग तो भूल ही गए थे। लोगों को तो पता ही नहीं था चंद्रसेन नाम का कोई राजा इस प्रकार की बातें भी कर गया। रेऊ ने जब किताबें पढ़नी शुरू की तो रेऊ को पता चला कि यार चंद्रसेन एग्जैक्टली वैसे लड़ रहे हैं जैसे कौन लड़ रहा है, प्रताप लड़ रहे। तो रेऊ ने निकाल के कहा कि भाई ये मारवाड़ के क्या है, प्रताप। जब रेऊ ने कहा मारवाड़ के प्रताप, तो लोगों ने कहा साहब ये तो प्रताप से पहले क्या है, प्रताप ने तो बाद में लड़ाई शुरू की, इन्होंने लड़ाई पहले शुरू कर दी। प्रताप के राष्ट्रतिलक समारोह में तो चंद्रसेन गया हुआ था, तब तक तो चंद्रसेन राजा बन चुका था। तो उन्होंने कहा ये प्रताप का क्या है, अग्रगामी। फिर हमने कहा कि भाई मारवाड़ के लोगों ने भुला दिया, इसलिए क्या हो गया मारवाड़ का। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि यार ठीक है, चंद्रसेन का भाई राजा बन गया उदय सिंह, और उदय सिंह के बेटे पोते पड़पोतों ने राज किया, इसलिए चंद्रसेन के बारे में अच्छी बातें नहीं लिखो। चंद्रसेन के खुद के बेटे पोते कर लेते कुछ ना कुछ। तो चंद्रसेन का बेटा था राय सिंह। बेटा कौन था? चंद्रसेन के मरने के बाद राय सिंह ने खुद ने मुगलों का कैंप ज्वाइन कर लिया। भाई यहाँ राजा चंद्रसेन का भाई बन गया, भाई बन गया तो करे क्या, कहीं तो कमा के खाए। उसने छोड़ा यार चाचा जी के साथ तो रहना नहीं, चाचा जी की तो पापा से बनती नहीं थी, तो मुगलों के पास ही चला गया। और हम पढ़ते हैं कि दत्तानी वाले युद्ध में मुगलों का सेनापति था जगमाल और राय सिंह। नहीं बताया था मैंने, तब लिखवाया था राय सिंह चंद्रसेन का बेटा है, लिखवाई थी, वैसी चंद्रसेन का बेटा। तो राय सिंह 1583 में तो वैसे ही मर गया, फिर वो मुगलों वाली साइड में चला गया था, तो उधर से भी कौन लिखवा था। तो कभी कोई इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे कि चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, क्यों भुला दिया लोगों ने, तो कहना उनको कि सर इसलिए भुला दिया कि पीढ़ी परिवर्तन हो गया। पूरी तरीके से चंद्रसेन ने राज नहीं किया था, चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने राज किया था, और इन दोनों में विचारधारा का अंतर था। चंद्रसेन जहां मुगलों का विरोधी था, वहीं उदय सिंह जो था मुगलों का सहयोगी था। और चूंकि उदय सिंह तथा उदय सिंह के आगे जो राजा बने उन्होंने मुगलों का सहयोग किया, इसलिए उन्होंने मुगलों के विरोधी चंद्रसेन के बारे में कुछ भी लिखवाने का प्रयास, जनता के दिमाग में चीजें तभी रहेगी जब उसके बारे में बार बार बताया जाएगा। किसी के बारे में नहीं बताया जाए